आज हम क्लास 9th की वर्कशीट 4 करेंगे जिसका नाम है धातु एवं अधातु। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये दोनों मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वर्कशीट होंगी। पहले हिंदी की करेंगे, उसके बाद इंग्लिश की। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे आपने अपने आसपास अपने घर में भी बहुत सारी धातुएं देखी होंगी, जैसे तांबा है, पीतल है, कॉइन्स हैं, जैसे सिक्के होते हैं। तो धातुओं के जो भौतिक गुण हैं वो सबसे पहला क्या है कि धातुओं को पिघलाकर उनकी तारें खींची जा सकती है। लंबी लंबी तारें आपने देखी हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, या आपने बिजली की तारें देखी होंगी, या जैसे सोने से ज्वेलरी बनाई जाती हैं, तांबे से बर्तन बनाए जाते हैं। तांबे की तारें भी जो इलेक्ट्रिसिटी में इस्तेमाल की जाती हैं, वो तारों की बदलने में जो गुण है उसका वो है तन्यता। तन्यता मतलब वह गुण धातुओं का जिसमें धातु को पिघलाकर तारों में बदला जा सकता है, उसे तन्यता कहते हैं। दूसरा इसमें है आघात वृद्धता। ध्यान से देखेंगे इसको। धातुओं को जब पीट कर पतली पतली चादरों में बदला जाता है, जैसे टिन शेड बने होते हैं, आपके स्कूल में भी होंगे, घर पे भी होंगे, आसपास में भी देखते होंगे आप। तो पीटने पर जो चादर होती है, बड़ी बड़ी एल्यूमिनियम की चादर है या लोहे की है, अलग अलग दरवाजे जैसे बनते हैं, तो ये सारे आघात वृद्धता गुण के कारण हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है इनकी कि धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, यानी उनमें से हीट भी पास होती है और विद्युत भी। ऊष्मा का एग्जाम्पल आपकी किचन के अंदर बर्तन होते हैं, वो धातुओं से बने होते हैं, जैसे कुकर है, कढ़ाई है, तो उनमें से ऊष्मा पास होती है तभी सब्जी बनती है। इसी तरीके से बिजली की जो तारें होती हैं वो धातुओं से बनी होती हैं और वो विद्युत की सुचालक है। धातुएं टकराने पर मधुर ध्वनि उत्पन्न करती है। जैसे अगर आप एक गिलास से दूसरा गिलास टकराते हैं तो उनमें साउंड प्रोड्यूस होती है, या चम्मच और गिलास पानी का भरा हुआ है अगर उसको टकराएंगे तो बहुत ही स्वीट साउंड है वो प्रोड्यूस होती है। और अधातुओं में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती। सबसे पहले सारी की सारी विशेषताएं तीनों चारों धातुओं की हैं और अधातुओं में ये कोई भी विशेषता नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें कि धातु अधातुओं के कुछ रासायनिक गुणधर्म, कि रासायनिक वो किसके साथ क्रिया करते हैं और किस तरह की गैस उत्पन्न करते हैं। सबसे पहले जितनी भी धातुएं हैं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण जमा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। और हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग कैसे की जाती है, माना किसी परख नली के अंदर आपने जिंक धातु डाली और उसमें लवण, उसमें कोई भी अम्ल डाल दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल कोई भी, तो उसमें से जो गैस प्रोड्यूस होती है हाइड्रोजन गैस, वो पॉप साउंड देती है जब उसके मुंह पर एक जलती हुई कैंडल लेके जाते हैं। और अधातुओं में सामान्यतः अम्लों के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करते हैं। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे आपने देखा होगा मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमेशा क्षारीय नेचर का है, जो जल में मिलाने पर क्या करता है, क्षारीय और अम्ल की पहचान किससे होती है, लिटमस पेपर से होती है। अगर मैं इसमें पानी डाल दूं, H2O डाल दूं, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। जो ये सॉल्यूशन बनेगा, अगर उसमें मैं नीला लिटमस डालूंगी तो लाल नहीं होगा, इसका मतलब ये अम्लीय नहीं है। लेकिन लाल लिटमस डालने पर ये नीला हो जाता है, इसका मतलब ये क्षारीय ऑक्साइड है। इसी तरह से जितनी भी अधातुएं होती हैं, जैसे सल्फर, वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, जो जल में मिलने पर नीले लिटमस को लाल कर देता है। तीसरा है अधिक अभिक्रियाशील धातु हमेशा कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देती है। जैसे ये एक्सपेरिमेंट है बहुत सुंदर। इसके लिए एक्सपेरिमेंट के लिए आप सुपर विज्ञान चैनल पे जाके एक्सपेरिमेंट भी देख सकते हैं। ये तीनों एक्सपेरिमेंट उस पर उपलब्ध हैं। तो कॉपर, जैसे आयरन की एक लोहे की कील डाली कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, इसमें कॉपर सल्फेट का जो रंग है वो नीला है। जैसे आयरन नेल को ओवरनाइट के लिए रखेंगे इसमें, तो नीला जो लोहे की कील है उसके ऊपर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है जो कॉपर होता है। और कॉपर, आयरन क्या करता है, इस कॉपर को हटा के खुद बैठ जाता है और ये बन जाता है फेरस सल्फेट, और ये लाइट ब्लू ग्रीन कलर का हो जाता है। तो इसका रंग में भी परिवर्तन आ जाता है और ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, इसलिए इसको विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब इसमें देखा कि धातु और अधातुओं के उपयोग क्या हैं। जितनी भी धातुएं हैं उनका प्रयोग मशीनों में, तार बनाने में, ऑटो पार्ट्स में या बर्तन बनाने में किया जाता है। ये सारे उपयोग हैं। और अधातुओं का प्रयोग पटाखे या एंटीसेप्टिक बनाने या वायुमंडल की गैसों में होता है।
ये सब वहाँ पर होती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें अपवाद है इसमें, जैसे अपवाद मतलब एक्सेप्शंस हैं। मरकरी एक धातु है और ब्रोमीन एक अधातु है जो सामान्यतः द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। मरकरी और ब्रोमीन, मोस्टली जितनी भी धातुएं होती हैं वो ठोस होती हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसी तरीके से जो फास्फोरस अधातु है वो जल के साथ बहुत जल्दी से अभिक्रिया करती है, इसलिए पोटाशियम सोडियम धातुएं मुलायम होती हैं, उन्हें चाकू से काटा जा सकता है, पनीर की तरह होती हैं ये, और उनको कभी भी ओपन में नहीं रखा जाता, क्योंकि ओपन में रखेंगे तो हवा और पानी के साथ अभिक्रिया करके ब्लास्ट कर देंगे, आग लग जाती है उसमें। इसी तरीके से ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एक अपरूप है, वो विद्युत का सुचालक होता है। बाकी जितनी भी अधातुएं होती हैं वो विद्युत की सुचालक नहीं होती हैं। तो ये एक्सेप्शन ज़रूर रखें, ज़रूर याद करें, और उसके हिसाब से जो आपने वर्कशीट में पढ़ा उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, उन धातुओं के नाम लिखिए जो शोषण के लिए आवश्यक हैं और जल के कीटाणु शोधन में प्रयोग की जाती हैं। दूसरा है, कौन सी धातु या धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती हैं, जो अभी अपवाद मैंने बताया आपको। तन्यता और आघातवर्ध्यता को परिभाषित किए, ऊपर हमने डेफिनेशन की है ये वाली। कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है, ये आपको दिख ही रही है, ग्रेफाइट। धातु और अधातु के ऑक्साइड की प्रवृत्ति बताइए, ये ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ध्यान से एक बार दोबारा वर्कशीट को सुनिए, पढ़िए, देखिए और उसके बेस पे सारे क्वेश्चंस के आंसर कीजिए। Now the time for the English medium students, and today's worksheet is worksheet number 4 and the topic is metals and non-metals. So we will discuss about the physical properties of metals and non-metals. For example, copper, iron, silver, so many metals are there, and metals can be melted and stretched into thin wires. The property of metals to get stretched into thin wire is called ductility. And the metal which can be beaten into thin sheets, this property to get beaten into thin sheets is called malleability. For example, gold, jewelry and silver foil, they are used as they have the property of malleability because they are converted into thin sheet. Metals are good conductor of heat and electricity. They produce sound while non-metals do not have these properties. Metals have malleable, metals are ductile, metals are sound produce sound, so they are sonorous in nature, they are good conductor of heat and electricity, but non-metals do not have these properties. Now some chemical properties of metals and non-metals with the other acids or oxygen or some displacement reactions. First of all, metals react with the acid. For example, zinc metal, when it is placed into H2SO4 solution, the first one, it produces salt, zinc sulfate, that is salt, and hydrogen gas is produced. So this hydrogen gas produced in this reaction is occurring in the test tube. Here zinc metal is placed in the H2SO4 solution and the reaction happen, then some gas is produced. If we put some lighted candle in front of this lighted candle near the mouth of this test tube, then it produces pop sound. It means hydrogen gas is present, but non-metals never reacts with the acids. Now the next is when the metals react with the oxygen to produce basic oxides, which turn red litmus paper into blue when added to water. And the most important example for this is magnesium ribbon. Magnesium ribbon is heated in the presence of air. It produces magnesium oxide, and when this magnesium oxide is treated with water, some water is added in it to form the solution, then it produces milk of magnesia or magnesium hydroxide. This OH ions shows that this compound is basic in nature. So it is formed from magnesium oxides, so metal oxides are always basic in nature, and it is tested with the help of red litmus paper as well as blue litmus paper. If red litmus paper turns blue in the solution, it means it is basic in nature, and reverse of it shows that it is acidic in nature. Acid rain is also occurring when the non-metals suspended in the air, sulfur, nitrogen, carbon, so when they react with the water, they produce acetic oxides. When they react with the oxygen, they produce acetic oxide, and which turn blue litmus into red after adding into water.
Next is more reactive metal displace less reactive metal from their salt solution. For example, iron displaces copper from the copper sulfate solution. Let's see, there are the two test tubes. When we put iron nail, this is the nail, and this is copper sulfate solution which is blue in color. When it is kept overnight, then in the morning you will find that copper is deposited on the iron nail and the blue solution becomes light green. So light green solution shows indication of presence of ferrous sulfate. It means when the reaction happens between iron and copper sulfate, then this iron is more reactive than copper, so it displaces it from its position. It forms iron sulfate plus copper. Copper is deposited here on the iron nail, and ferrous sulfate solution is green in color. So highly reactive metal displaces the less reactive metal from its compound, and this reaction is called displacement reaction. Now, what are the uses of metals and non-metals? Mostly metals are used in the machinery, auto parts, utensils, etc. But non-metals are used in making firecrackers, antiseptics and gases in the atmosphere. But there are few exceptions in which, let us see what are the exceptions. Mercury is a metal. All the metals are hard in nature, but no, mercury is a metal which always exists in the liquid form. Bromine is also the non-metal which exists in the liquid form. Phosphorus is a non-metal, reacts vigorously with the water, because mostly non-metals never react with the water. Sodium and potassium, both metals are soft and can be cut with the help of knife, just like paneer, because they are highly reactive and they are always placed in the kerosene oil. Sodium and potassium, don't keep them in the open place because it's highly reactive and they react with the water and air immediately and explosive in nature. And graphite is a non-metal which is also the form of carbon, and its property is that it is good conductor of electricity. Most of the time non-metals are not good conductor, they are poor conductor of electricity, but graphite is exceptional case. So on the basis of the worksheet, you have to do all these questions in your notebook, first, second, third, fourth and fifth, because all the questions are in the worksheet. I hope you understand the concept. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.